लास्ट क्लास में मैंने आप लोगों को एवरेज वेलोसिटी, एवरेज स्पीड, एवरेज एक्सीलरेशन ये सब बताया था और क्लास में कुछ क्वेश्चन कराए थे। साथ ही साथ कुछ होमवर्क भी दिया रहा होगा। बोलो। यस सर। होमवर्क में एक असाइनमेंट दिया रहा होगा 15 क्वेश्चन का। यस सर। और साथ में बुकलेट से भी कुछ क्वेश्चन दिया रहा होगा होमवर्क में। बोलिए। होमवर्क में असाइनमेंट और बुकलेट दोनों से दिया था। यस सर। तो हाँ सर। असाइनमेंट में कुछ पूछना है? जो 15 क्वेश्चन का मैंने असाइनमेंट नंबर 1 दिया था उसमें कोई डाउट है? बोलो। असाइनमेंट नंबर 1 में कोई डाउट है तो बताइए। हेलो सर। सर सर मेरा फर्स्ट क्लास है। हाँ, जिसका फर्स्ट क्लास है उसके लिए नहीं कह रहा हूँ, जिसका सेकंड क्लास है वो बताओ। असाइनमेंट नंबर 1 में कोई डाउट है? सर मेरा भी फर्स्ट क्लास है सर। ओहो, पहली बात सुनो, जिसका सेकंड क्लास से अभी मैं कुछ पूछ ही नहीं रहा हूँ। मैं पूछ रहा हूँ जिनका फर्स्ट क्लास है, पहले उनकी बात करते हैं, आपकी भी बात करूंगा मैं। जिनका ये सेकंड क्लास है वो बताओ, असाइनमेंट के होमवर्क में डाउट्स हैं? सर यस सर। सर जो क्वेश्चन इलस्ट्रेशन 5 जो है उसमें मुझे मैं नहीं सॉल्व कर पा रहा हूँ। फिर मैं डांटूंगा तुम्हें। मैंने बोला इलस्ट्रेशन, मैंने क्या बोला कि जो असाइनमेंट पहले दिया था 1 to 15 क्वेश्चन का असाइनमेंट 1 और जो होमवर्क में फर्स्ट 5 क्वेश्चन दिए थे उसमें कोई डाउट है ये बताओ। बाकी वो सब इलस्ट्रेशन सब करते रहेंगे बात सर क्वेश्चन 5 में। इसमें असाइनमेंट की बात कर रहे हो? यस सर, क्वेश्चन नंबर 5। असाइनमेंट सर मेरे को क्वेश्चन नंबर 9 में। हाँ, डाउट पहले मुझे लिखा दो। क्वेश्चन 14। क्वेश्चन नंबर 5 चुना मैं, 9 चुना मैं, 14 चुना और सर 4 चुना और सर 12th। 12 और कोई 4, 5, 9, 12, 14 इसके अलावा? नहीं, 15 क्वेश्चन ही थे। बुकलेट में से बताओ। बुकलेट में क्या डाउट दिया था मैं, याद है आपको? बोलो, बुकलेट में से मैंने क्या दिया था क्वेश्चन होमवर्क के लिए? पेज नंबर 5 क्वेश्चन नंबर 1 to 5, पेज नंबर 9 क्वेश्चन नंबर 1 to 5 में से कुछ पूछना है? सर फोर्थ का डी। फोर्थ का डी। सर 5th आल्सो। फोर्थ का डी और फिफ्थ। और किसी को कुछ ऐड करना है इसमें तो बोलिए। नहीं। अब आओ जिन लोगों का फर्स्ट लेक्चर, जिन लोगों का फर्स्ट लेक्चर है वो मेरी बात सुनो। जिन लोगों का आज फर्स्ट लेक्चर है उनके लिए मैं बता दूं, इन जनरल ये सेकेंड लेक्चर है, ठीक है? आपको फर्स्ट लेक्चर के आपको फर्स्ट लेक्चर का वीडियो और फर्स्ट लेक्चर का असाइनमेंट ये दोनों में वैसे तो ग्रुप में डाल दूंगा, आप देख लीजिएगा। पर पूरा सा मैं रिव्यू बता दूं, मैंने कुछ भी नया नहीं पढ़ाया था। सिंपल चीजें जो क्लास 9 10 तक आप पढ़ चुके हो, जैसे स्पीड इज डिस्टेंस अपॉन टाइम, वेलोसिटी इज डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम, acceleration is average velocity, change in velocity upon time.
ये 3 बातें मैंने बताई थी। उसके बाद फिर मैंने बताया रहा होगा कि अगर एक्सीलरेशन कांस्टेंट है तो उस केस में हमारे पास टूल है, 3 काइनेमेटिक इक्वेशन है। एक v इक्वल टू यू प्लस ए टी, दूसरा s इज इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर, और तीसरा v स्क्वायर इज इक्वल टू यू स्क्वायर प्लस 2a। तो जिन लोगों का फर्स्ट लेक्चर है वो लोग बताओ, अभी मैं जो कुछ भी बोला ये सारी बातें आप जानते हैं क्लास 9 10 से? हाँ सर। सर मेरा फर्स्ट लेक्चर है सर, मेरे को आप थोड़ा रिकैप करा सकते हो? फर्स्ट वही बोल लेक्चर रहा है हूँ, सुन मेरी बात शायद सुन ही नहीं रहे हो। मैंने क्या बोला सुना तुमने? अभी अभी मैंने जिन लोगों का फर्स्ट लेक्चर है उनके लिए क्या बोला ये सुना आपने? हाँ सर, 9 10 का वो सब अभी रिवाइज्ड है। बोलिए। मैंने आपसे पूछा स्पीड इज डिस्टेंस अपॉन टाइम, वेलोसिटी इज डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम, acceleration is change in velocity upon time. These three formula are of average speed, average velocity and average acceleration. ये तीनों बातें 9 10th में पहले से आपको कोई ऐसा है जिसको ये नहीं आता है? जिनका फर्स्ट लेक्चर है वो लोग बताओ। ये तीनों फिजिकल क्वांटिटी के बारे में आप लोग 9 10th में पढ़ चुके हो थोड़ा बहुत? यस सर। यस सर, पढ़ा है। यस सर। ये मैंने पिछले लेक्चर में इसी बात को बताया था और इस पे 2 क्वेश्चन कराए। उसके बाद फिर मैंने पिछले लेक्चर में बताया था कि अगर एक्सीलरेशन कांस्टेंट हो, इन दैट केस वी आर हैविंग 3 काइनेमेटिक इक्वेशंस। One is v equal to u plus at. This also you might be knowing. Yes, sir. Yes, sir. Final velocity, Yes, u sir. is initial velocity, a is acceleration, and t is time. Second tool is s is equal to ut plus half at square. This also you might be knowing. Yes, sir. Third Yes, is sir. v square is equal to u square plus 2as. This also you might be knowing. Yes, sir. In all these kinematic equations, s, u, v, and a, these are vector quantities, so it should be taken along with their proper sign. This is what only I taught in last class, and based on the same, few problems I have discussed. Now for those students जिनका ये पहला लेक्चर है, उनको नए थ्योरी को मैंने कुछ भी नहीं पढ़ाया है। आप क्या कीजिएगा, उसके वीडियो लेक्चर में से वो 3-4 क्वेश्चन देख लीजिएगा जो मैंने पिछली क्लास में प्रैक्टिस कराया है। आज भी अभी जो मैं ये सारे प्रॉब्लम सॉल्व करूंगा तो ये सारे प्रॉब्लम सिर्फ इसी पे बेस्ड है जितनी बात मैंने अभी बोली है। क्लियर है? हाँ सर। Those students who are having first lecture today, they will go after lecture. Once lecture is over, they will go to the YouTube channel, find lecture number 1 of the foundation batch, and whatever question I have discussed in that, please do on your own. उसमें अगर कुछ बचता है तो फिर मैं बताऊंगा, because कोई नई थ्योरी मैंने इवन लास्ट क्लास में भी नहीं पढ़ाई थी। It was same which has been known to you since class 9 and 10. ठीक है? Sir. तो दिक्कत नहीं होगी आप लोगों को। हाँ बोलो। सर एक और क्वेश्चन डाउट है वर्कशीट में क्वेश्चन 10। अच्छा, वर्कशीट में क्वेश्चन नंबर 10। अब जिनका सेकेंड लेक्चर है वो लोग ध्यान से देखो। ये सारे क्वेश्चन जब मैं अभी सॉल्व करूंगा आप लोगों के पास है क्या ये सारे असाइनमेंट वाला पोर्शन? नहीं है सर। नहीं है ना, तो मैं दोबारा उसी ग्रुप पर रीसेंड करता हूँ, तो जो लोग बाद में ज्वाइन किए होंगे ना उनको वो दिख जाएगा। एटलीस्ट मैं सॉल्व करूंगा तो आप रेफर तो कर सकते हो। ठीक है, जस्ट अ सेकंड। जिनका फर्स्ट लेक्चर है उनके लिए
मॉड्यूल, असाइनमेंट और वीडियो लेक्चर, ये तीनों दोबारा से भेज देता हूँ। तुम लोगों में किसी के पास है असाइनमेंट? तुम लोग भी फॉरवर्ड कर दो यार, मुझे ढूंढने में टाइम लगता है सर, भेजता हूँ। हाँ, ग्रुप पे फॉरवर्ड कर देना तीनों। लेक्चर 1 जो इससे पिछले बार वाला था वो, और फिजिक्स का मॉड्यूल 2 और असाइनमेंट फॉरवर्ड कर दे मुझे। इसके ग्रुप में ढूंढने में थोड़ा टाइम, इसी ग्रुप में कर देना, इस ग्रुप में कर देना, वहां से फिर और भी कहीं में। चलिए तो टाइम नहीं बर्बाद करते हैं, मैं क्वेश्चन रीड आउट करता हूँ, तब तक आपको सुनाई देगा। सबसे पहले असाइनमेंट का क्वेश्चन नंबर 5, अच्छा 5 से पहले 4, क्वेश्चन नंबर 4। A car travels a distance 2000 meter. If the first half distance is covered at 40 km per hour and second half at velocity v, and if the average velocity is 48 km per hour, then the value of v is। तो देखो क्वेश्चन में क्या है, क्वेश्चन में है एक डिस्टेंस है 2000 मीटर, मतलब 2 किलोमीटर का। सर अब तक ग्रुप में आया नहीं सर, मैं एक्चुअली न्यू हूँ, तो सर मुझे क्वेश्चंस रेफर करना है, तो ग्रुप में आया नहीं है सर अभी तक। वो आ जाएगा, सुन लेना मैं जो कह रहा हूँ। 2 किलोमीटर का डिस्टेंस है, इस 2 किलोमीटर के डिस्टेंस को, इस 2 किलोमीटर के डिस्टेंस को भेज देता हूँ। क्वेश्चन तक तुम लोग लिखोगे, मैं भेज दूंगा। सर यहाँ पे कौन सा क्वेश्चन? देखो आ गया, फिजिक्स का मॉड्यूल भेजा किसी ने, मॉड्यूल 2, और केमिस्ट्री का भेजा, काइनेमेटिक फर्स्ट लेक्चर का रिकॉर्डिंग भी यूट्यूब किसी ने भेजा, और असाइनमेंट 1 भी भेज दो। सर मैं फाउंडेशन बिल्डर 2 ग्रुप में हूँ, उसमें तो अब तक कुछ नहीं आया है। उसमें ही भेज देता हूँ, घबराओ मत। सर ग्रीन हाउस वाले ग्रुप में भी कुछ नहीं आया। सर आप ये कौन सा क्वेश्चन कर रहे हो? भेज दिया मैंने, और फाउंडेशन बिल्डिंग 2 में मैं रिकॉर्डिंग भी भेज दिया पिछले लेक्चर का। अब मुझे असाइनमेंट देखना है फाउंडेशन बिल्डिंग में। फर्स्ट असाइनमेंट कहाँ है बेटा? इसमें मिला क्या तुम लोगों को? सर ग्रीन हाउस ग्रुप में कुछ भी नहीं आया। सर फाउंडेशन बिल्डर 2 में असाइनमेंट नहीं आया, बस वो मॉड्यूल आया और रिकॉर्डिंग आया है। अच्छा, तुम लोगों ने वेबसाइट से असाइनमेंट 1 लिया था क्या? वो भी भेज देता हूँ। सर फाउंडेशन बैच में आ गया। असाइनमेंट 1 भी भेज दिया मैंने आप लोगों को दोनों ग्रुप में, फाउंडेशन बिल्डर 1 एंड फाउंडेशन बिल्डर 2 में। ठीक है, अब वहां से आप लोग रेफर कर लो।
असाइनमेंट 1 भी भेज दिया, बुकलेट भी भेज दिया और वीडियो लेक्चर 1 भी भेज दिया। क्वेश्चन नंबर 4 में आओ। डिस्टेंस क्वेश्चन लिखा हुआ है अ कार ट्रेवल्स अ डिस्टेंस ऑफ 2000 मीटर, मतलब 2 किलोमीटर। इफ द फर्स्ट हाफ डिस्टेंस इज कवर्ड एट 40 किलोमीटर पर आवर, मतलब इसमें से आधा डिस्टेंस 1 किलोमीटर तक ये गया 40 किलोमीटर पर आवर से, और रिमेनिंग आधा डिस्टेंस गया v स्पीड से, मुझे नहीं मालूम, ठीक है। बट इस पूरे प्रोसेस में एवरेज वेलोसिटी 48 किलोमीटर पर आवर है। तो एवरेज वेलोसिटी को हम लोग लिख सकते हैं टोटल डिस्टेंस अपॉन टोटल टाइम। टोटल डिस्टेंस इज 2 किलोमीटर, तो 2 टोटल टाइम इज, इसको अगर मैं A कह दूं, इसको B कह दूं, इसको C कह दूं, तो टाइम टेकन फ्रॉम A to C प्लस टाइम टेकन फ्रॉम C to B, तो टाइम टेकन फ्रॉम A to C विल बी 1/40, टाइम टेकन फ्रॉम C to B, ये डिस्टेंस भी 1 किलोमीटर हो गया, सो 1/V। और एवरेज वेलोसिटी हम लोगों को दे रखा है कि 48 किलोमीटर पर आवर है, तो ये हो गया 48। तो यहाँ से मुझे मिल गया 48 इज इक्वल टू 2 इंटू 40 इंटू V डिवाइडेड बाई 40 प्लस V। एलसीएम ले लिया मैंने और कुछ नहीं। और ये बात समझ में? यस सर। 2 से ये हो गया 24, फिर 4 से ये हो गया 10, ये हो गया 6, तो क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो। 240 plus 6V is equal to 10V, so 240 is equal to 4V, है ना? 10 minus 6 4, तो V is 60 किलोमीटर पर आवर। ये आंसर है जिसने पूछा था क्वेश्चन नंबर 4। बोलो समझ आया? Is this the answer? जिसने पूछा था बोलिए क्वेश्चन नंबर 4 समझ आया? बोलना बेटा, किसने पूछा था क्वेश्चन नंबर 4? सर हाँ, हमने टाइम को 1/40 क्यों लिया? टाइम क्या होगा? डिस्टेंस अपॉन स्पीड, तो 1 किलोमीटर का डिस्टेंस 40 किलोमीटर पर आवर से गया, तो टाइम कितना लगेगा? 1/40। हाँ ओके सर। यहाँ पर 1/V। टाइम इज डिस्टेंस अपॉन स्पीड। सर मैं ग्रीन हाउस ग्रुप पे हूँ, मेरे को अभी तक क्वेश्चंस मिले नहीं हैं। सर मैं सिर्फ फाउंडेशन बिल्डिंग बैच में हूँ, तो मुझे असाइनमेंट ऑन मिला ही नहीं है, कोई भी ग्रुप में हूँ नहीं मैं। और ग्रुप में ही मैं फॉरवर्ड, ग्रुप में ही तो था, वहीं से फॉरवर्ड किया मैंने। सर अभी मिल गया, आपने जब पहली बार सेंड किया था तभी मैं कोई ग्रुप में नहीं था। हाँ तो उस समय नहीं रहे होगे इसलिए नहीं मिला होगा। नहीं सर, मैं अभी भी कोई और ग्रुप में नहीं हूँ, सिर्फ फाउंडेशन में हूँ। ठीक है, पहले मैं ग्रीन हाउस वाले को भेज देता हूँ, काइनेमेटिक्स 1 का असाइनमेंट भेज देता हूँ। आंसर ग्रीन हाउस। लो ग्रीन हाउस को भी भेज दिया असाइनमेंट। उसमें भी तो पहले से किसी ने भेजा है अभी। सर आपने बुकलेट के क्वेश्चंस, मॉड्यूल के क्वेश्चंस होमवर्क में दिए थे, असाइनमेंट नहीं दी थी शायद। आगे बढ़े? यस सर। क्वेश्चन नंबर 5।
देखो क्वेश्चन नंबर 5. A car travels first half of the journey at 40 km per hour and second half at 60 km per hour. The average speed of car is. इसमें क्या है, एकदम सिमिलर क्वेश्चन है. ये कार है, ये यहाँ से यहाँ गया, फर्स्ट हाफ ऑफ द जर्नी गया 40 किलोमीटर पर आवर से, नेक्स्ट हाफ ऑफ द जर्नी गया 60 किलोमीटर पर आवर से. ऐसा लिखा हुआ है. हाफ मतलब ये अगर x है तो ये भी डिस्टेंस x होगा. इस पॉइंट को a, इस पॉइंट को b और इस पॉइंट को c कहते हैं. सिमिलर क्वेश्चन क्लास में भी कराया था. तो एवरेज स्पीड क्या होगा? टोटल डिस्टेंस अपॉन टोटल टाइम. टोटल डिस्टेंस इज x plus x. टोटल टाइम इज x upon 40 plus x upon 60. तो ये हो गया 2x upon x into 1/40 plus 1/60. ये x x कैंसिल हुआ, तो 2 into 40 और 60 का एलसीएम 120 होगा. तो 120, 43 जा 120, 62 जा 120. So 2 into 120 upon 5. So 24 into 2, 48 किलोमीटर पर आवर. क्वेश्चन नंबर 5 जिसने पूछा था, आया समझ में? यस सर, समझ गया. नहीं है, जो आप 9th 10th में पढ़े हो वही है. फिफ्थ समझ आया? यस सर. क्वेश्चन नंबर 9 देखो, सिमिलर है. कार कवर हाफ ऑफ द डिस्टेंस विद 60 एंड रेस्ट हाफ विद 30. तो एवरेज निकालना है. सेम क्वेश्चन है, 40 की जगह 30 है और कुछ नहीं. पक्का आगे बढ़े? यस सर. क्वेश्चन नंबर 10. v is equals to x by 60. 10 है ना? हाँ 10. A motor car covers 1/3 part of total distance with v1 10 km per hour, second 1/3 with v2 20 km per hour, and rest 1/3 with 60 km per hour. हमें एवरेज स्पीड चाहिए. तो 10, 20 और 60. మ్యాచ్ పోడమని కేకురా ఇంకొకని బనలామే ప్రశ్న లేదు ఇంకొక. So question number 10. टोटल डिस्टेंस का फर्स्ट 1/3 मतलब टोटल डिस्टेंस x है तो x/3, फिर नेक्स्ट 1/3 x/3, फिर रिमेनिंग 1/3 x/3. ये जाता है 10, क्या लिखा है 10 किलोमीटर पर आवर. 10, 20 एंड 60. ये है 10 किलोमीटर पर आवर से, ये है 20 किलोमीटर पर आवर के स्पीड से, और ये है 30 किलोमीटर पर आवर के स्पीड से. 10, 20 एंड 60. 60 है 30 है 60 है. तो हम लोगों को एवरेज स्पीड ढूंढना है. तो लेट इट बी A, B, C and D. Common sense, same formula. Average speed is total distance upon total time. Total distance x, total time taken from A to B plus time taken from B to C plus time taken from C to D. तो ये हो गया x. टाइम टेकन फ्रॉम A to B. तो A to B में डिस्टेंस x/3 है और स्पीड 10 है. तो डिस्टेंस अपॉन स्पीड दैट इज x/3 अपॉन 10 प्लस x/3 अपॉन 20
प्लस x/3/60 ऐसा कुछ हो गया। तो ऊपर मुझे मिला x, डिनोमिनेटर में मैंने x कॉमन लिया, 1/30 प्लस 1/60 प्लस 1/180। x कैंसिल हो गया, इसमें एलसीएम 180 आएगा, 30 6 जा 180, 60 3 जा 180 एंड ये 1, तो ये हो गया 180/639 प्लस 110, तो ये मुझे हो गया 18 किलोमीटर पर आवर। है आंसर 18 किलोमीटर पर आवर। यस सर। पूछा था क्वेश्चन नंबर 10, यही आंसर है। यस सर। कॉपी कर लीजिए जल्दी। ट्वेल्थ देखो सेम क्वेश्चन है, फर्स्ट 1/3, सेकेंड 1/3 एंड थर्ड 1/3 सेम कहानी है। और को बेस करो। सर 15 क्वेश्चन भी बता सकते हो क्या? 15 हाँ 15 आते हैं, पहले ये तो खत्म करो। 10th को इरेज करो। यस सर। ठीक है, नेक्स्ट इज 12th। तो 12th देखो सेम है ना, केवल वैल्यू चेंज है, वही 1/3 की कहानी है। 30 40 और 24 है। इन प्लेस ऑफ 10 20 एंड 60 30 40 और कुछ और 24 ऐसा है। होगा 12th? जिस किसी ने पूछा था 12th बताओ, हो जाएगा? यस सर। यस सर। नेक्स्ट 14th। A train travels from one station to another at a speed 40 km per hour and return to the first station at a speed 60 km per hour. Calculate the average speed and average velocity of the train. तो जहां था वहीं पर वापस आ गया, इसका मतलब डिस्प्लेसमेंट कितना हुआ? 0 तो डिस्प्लेसमेंट 0, तो एवरेज वेलोसिटी 0 तो एवरेज वेलोसिटी तो 0 हो गया, ये पक्का है? यस सर। यस तो एवरेज वेलोसिटी का आंसर तो मेरा 0 हो गया। और मुझे सर दूसरा एवरेज स्पीड निकालना था। सर ये कैसे आया? मैं अभी नहीं आई हूँ सर, आप बता सकते हो? क्वेश्चन है आपके सामने? हाँ है सर, है। क्वेश्चन पढ़ो एक बार। 14, जिस स्टेशन से चलना शुरू किया वापस लौट के वहीं आया। यस सर। तो डिस्प्लेसमेंट कितना हुआ? 0 सर। 0। एवरेज वेलोसिटी किसको कहते हैं? डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम है क्या? तो डिस्प्लेसमेंट 0 है तो एवरेज वेलोसिटी क्या होगी? 0 सर। ओके सर, अंडरस्टूड। सो एवरेज वेलोसिटी तो 0 मिल गई मुझे। दूसरा पूछा है एवरेज स्पीड, वही कहानी, डिस्टेंस अपॉन टाइम इसमें होगा। तो एक स्टेशन से दूसरे स्टेशन पर गया और वहां से लौट के फिर यहाँ आया, तो दोनों स्टेशन के बीच का डिस्टेंस अगर x है तो डिस्टेंस कितना ट्रेवल किया? 2x। और टाइम कितना लगा? तो a से b तक जाने का टाइम और b से वापस a तक आने का टाइम। तो टाइम टेकन फ्रॉम a to b, then from b to a, isn't it? गया था किस स्पीड से? 40 किलोमीटर पर आवर से। तो जाते वक्त 148 40 किलोमीटर पर आवर, 48 किलोमीटर पर आवर।
आते वक्त इसकी स्पीड है 60 किलोमीटर पर आवर, तो जाते वक्त टाइम कितना लगेगा x/40, आते वक्त टाइम कितना लगेगा x/60। एक्सक्यूज मी सर। यस बोलो सर यहाँ पे अलग अलग पूछ सर, ऑप्शन में अलग अलग दिया है। मतलब फॉर एग्जांपल ए 40 किलोमीटर पर आवर एंड 0 वैसा दिया, इन्होंने अलग अलग दिया है मतलब ऑप्शंस में। क्या चाहते हो? नहीं सर अभी आप just listen to me. In the question we are supposed to calculate average speed and average velocity, am I right? Okay, sorry sir, got it. Sorry sir. Now average velocity is 0, so option B and D can be eliminated. Yes sir. Now once we find out average speed, then out of A and C we would be able to eliminate one, as simple as this. That's why we are calculating average speed. So this is x/1/40 plus 1/60. So this is 2 LCM is 120, 43 the 120, 62 the 120. So 2 into 120 upon 5. So 24 into 2, 48 किलोमीटर पर आवर। तो एवरेज स्पीड का आंसर हमारा होगा 48 किलोमीटर पर आवर और एवरेज वेलोसिटी का आंसर हमारा होगा 0। So going by the options, option A seems to be correct. Am I clear to you? Yes. Yes, sir. Yes, sir. जल्दी से कॉपी कर लो जिसने भी पूछा। Yes sir. सर ये आप 13 सम बता सकते हो? Shall I raise the board? Yes sir. Now question number 15 पूछा है किसी ने? Yes sir. 15 again, same question. A passenger travel along a straight line with velocity v1 for first half time and v2 for next half time. ഒന്നിനെ വീഡിയോ വരവില്ല ഓഡിയോ വരവ് രണ്ടും ഒരുമിച്ച് വരവേ മടങ്ങുള്ളൂ. So from A to B, v1 ने स्पीड से गया फर्स्ट हाफ टाइम, तो t टाइम तक अगर ट्रेवल किया v1 स्पीड से और फर्दर t टाइम तक ट्रेवल किया v2 स्पीड से, तो उस केस में जो एवरेज स्पीड है दिस इज डिस्टेंस अपॉन टाइम। अब ध्यान से देखो, इस केस में t टाइम v1 स्पीड तक से ट्रेवल किया तो a to c का डिस्टेंस तो v1 into t होगा। सिमिलरली c to b का डिस्टेंस v2 into t होगा। अभी तक जो पहले क्वेश्चन करते आ रहे थे उसमें था हाफ ऑफ द डिस्टेंस, इसमें हाफ ऑफ द डिस्टेंस नहीं है, फर्स्ट हाफ ऑफ द टाइम है। मतलब पूरी जर्नी में अगर मान लो 2 घंटे लगे, देन फर्स्ट 1 hour it was traveling with a speed v1 and next 1 hour it was traveling with a speed v2. Am I clear to you? So Yes. t common, v1 plus v2 divided by 2t. So our answer will be v1 plus v2 by 2. जिस किसी ने भी पूछा था समझ आई बात क्वेश्चन नंबर 15 में? सर उसका फर्स्ट हाफ और सेकंड हाफ का टाइम सेम है ना? हाँ टाइम तो सेम ही होगा ना। फर्स्ट हाफ टाइम लिखा है, क्वेश्चन पढ़िए ठीक से। फर्स्ट हाफ डिस्टेंस नहीं लिखा है, फर्स्ट हाफ टाइम लिखा है। ओके सर। पक्का? हाँ सर। अब बुकलेट में आइए, बुकलेट में क्वेश्चन नंबर 4 का डी और 5 ये दोनों हमें बताना है। बुकलेट में किसी को और कुछ ऐड करना है तो बोलो।
बुकलेट थोड़ा डिफिकल्ट हो सकता है इस असाइनमेंट के कंपैरिजन में। चलिए बुकलेट क्वेश्चन नंबर 4 का डी एक बार पढ़ लो तुम लोग खुद से। So just have a look at the question before I proceed further. क्वेश्चन 3 एक बार बता सकते हो सर? अब देखो फोर्थ का टी 1/5 of the time is covered with a speed v1। तो देखो इधर मैंने एक लाइन ड्रॉ कर दिया, मैंने अपने मन से मान लिया कि टोटल टाइम t लगा होगा, तो 1/5 मतलब t/5 टाइम तक ये v1 स्पीड से चल रहा था। ठीक है, नेक्स्ट where it is the remaining 3/4 of remaining distance is covered with a speed v2। तो ये डिस्टेंस अब जितना भी बच गया मैं मान लेता हूं ये डिस्टेंस x बच गया, तो इसका 3/4 मतलब ये डिस्टेंस मेरा हो गया 3/4x। ये जा रहा है विद स्पीड v2, इसमें v2 स्पीड से ट्रेवल करता है, और जो रिमेनिंग डिस्टेंस बच गया x/4 उसमें इसकी स्पीड v3 है। यहाँ तक कोई दिक्कत किसी को? मैंने कुछ नहीं लिखा है, केवल जो क्वेश्चन है उसको इस लाइन पे अरेंज किया है। Is there any problem in understanding the language of question? No sir. Sure. Okay, fair enough. So if this time is 1/5 of total time, यहीं पे थोड़ा ध्यान देना है। ये अगर 1/5 of total time है, तो यहाँ से यहाँ तक का जो टाइम होगा वो 4/5 of total time होगा। Am I right? Yes sir. होगा? Yes sir. अब आइए, एवरेज स्पीड इज टोटल डिस्टेंस अपॉन टोटल टाइम। टोटल डिस्टेंस अगर हम बोलेंगे तो हम बोल सकते हैं AC प्लस CD प्लस DT, और टोटल टाइम अगर बोलेंगे तो T बोल सकते हैं। ठीक है, इसमें से A to C जो होगा, A to C में स्पीड v1 है और टाइम t/5 है, तो A to C को हम लिख सकते हैं v1 into t/5 लिख सकते हैं। Yes sir. Yes sir. Now C to D plus D to B, इसको मैंने x अज्यूम किया है, so I will write it as x only divided by t। अब अगर मुझे किसी तरह x t का फंक्शन मिल जाए तो हमारा काम चलेगा। Yes sir. तो इसको यहीं पे छोड़ देते हैं, इक्वेशन 1। अब हम फाइंड आउट करते हैं कि x और t में क्या कोई रिलेशन निकाल सकते हैं। तो देखिए C to D में जो टाइम लगा और D to B में जो टाइम लगा वो टाइम 4 एक बार रिपीट करो ना। सॉरी सर एक बार रिपीट करो ना। क्या रिपीट करूं? यही स्टेप सर, v1 into t/5 कैसे है वो? A to C में v1 स्पीड से ट्रेवल कर रहा था। यस सर। यस सर। कितने टाइम तक ट्रेवल किया? t/5 टाइम तक। तो ये डिस्टेंस क्या होगा? स्पीड इनटू टाइम, सो v1 into t/5। अच्छा ओके सर, समझ गए। Now we have to find out relation between x and t,
then only we would be able to eliminate this x, and once this x is eliminated, our job is done. For that matter, it is given that from C to B, it has taken a total time 4t by 5. So I am writing 4t by 5 as time taken from C to D plus time taken from D to B. Now C to D में डिस्टेंस है 3x by 4 और स्पीड है v2, तो ये हो जाएगा मेरा 3x by 4 अपॉन v2। D to B में हमारा डिस्टेंस है x by 4 और स्पीड है v3, तो अपॉन v3 ऐसा हो जाएगा। तो ये हो गया 3x अपॉन 4v2 प्लस x अपॉन 4v3 is 4t by 5। सो यहाँ अगर मैं x कॉमन ले लूं तो ये हो जाएगा 3 अपॉन 4v2 प्लस 1 अपॉन 4v3, दिस इज इक्वल टू 4t by 5। सो फाइनली मुझे मिल जाएगा यहाँ से x is equal to 4t by 5 divided by 3 upon 4v2 plus 1 upon 4v3। ये मुझे x मिल गया t के टर्म में, तो इसको मैंने यहीं पे रहने दिया। अब इस x को यहाँ सब्स्टिट्यूट कर देंगे तो शायद हमारा आंसर मिल जाए। देखिए कैसे, तो ये हो जाएगा v1 into t by 5 प्लस x, तो x को मैंने लिख दिया 4t by 5 और डिनोमिनेटर में जो कुछ भी है इसका एलसीएम हो जाएगा 4v2 into v3, तो ये हो जाएगा 3v3 प्लस v2 डिवाइडेड बाय t, तो ये t कैंसिल हो गया। सो v1 by 5 प्लस इसको ऊपर ले जाएंगे तो 4 4 जा 16, तो 16 v2 v3 डिवाइडेड बाय 5 into 3v3 प्लस v2। अब एलसीएम ले लेंगे तो 5 into 3v3 प्लस v2 एलसीएम ले लिया। अब मल्टीप्लाई करेंगे इसको तो ये हो गया 3v1 v3 प्लस v1 v2 प्लस 16 v2 v3। ये आंसर है क्या, चेक कर लीजिए एक बार। तो ये सम थोड़ा अच्छा सम है, सोच समझ के एक एक स्टेप इसको लिखो। एक बार पहले आंसर वेरीफाई कर लो, जो मुझे आया है वही है या कुछ और है। करेक्ट है सर। एक एक स्टेप समझ के लिख लीजिए, थोड़ा सा इसमें दिक्कत हो सकती है।
इरेज करूं? इरेज करूं या इसमें कोई डाउट है किसी स्टेप में समझने में तो बोलिए मुझे। नहीं पक्का? हाँ सर। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 5 देन फिर बता देता हूँ, फिर कुछ आगे पढ़ेंगे हम लोग। क्वेश्चन नंबर 5 A steamer traveling in a river moves from P to Q downstream in 2.5 hours and Q to P upstream in 5 hours. सर ये बुकलेट के क्वेश्चंस आपने ग्रीन हाउस में नहीं भेजे हैं। रीना, तुम लोगों को बुकलेट मिला है क्या पहले? नहीं सर। फर्स्ट लेक्चर है तुम्हारा? नहीं सर, 3 लेक्चर हो चुके हैं सर, 3-4 सर। फाउंडेशन बैच 2 में भी नहीं मिला है। हाँ, तो फर्स्ट लेक्चर का क्या कर रहे हो? फिर तो तुम शिफ्ट हो जाने चाहिए थे किसी बैच में, अगर 3 लेक्चर ग्रीन हाउस में हो चुका है तो। किया नहीं सर शिफ्ट। ऐसा क्यों? कहाँ से हो, कहाँ एडमिशन लिया है तुमने? खारगर में सर, रामशेर ठाकुर। अच्छा, वहाँ एडमिशन ले चुके हो, बट ग्रीन हाउस से तुमने शिफ्ट नहीं किया अभी तक? नहीं सर। अच्छा, ऐसा कैसे हो गया? मुझे नहीं लगता। क्या नाम है तुम्हारा? मयंक। सर मेरा भी ऐसे ही हुआ है। क्या नाम है बेटा तेरा? अनमोल। ठीक है, तुम भी आरटीपीएस में ही हो? हाँ सर। ठीक है, मैं आज तुम लोगों को रेस्पेक्टिव हाउस पे शिफ्ट करा देता हूँ। मेन टाइम अगर बुकलेट चाहिए तो ग्रीन हाउस में भी भेज देता हूँ। ग्रीन हाउस तो एक्चुअली फर्स्ट जनरल लेक्चर के लिए ही होता है, इसीलिए उसमें कुछ शेयर नहीं करते मटेरियल हम लोग मोस्टली, बट अभी भेज देता हूँ। मॉड्यूल 2 ग्रीन हाउस, लो भेज दे। देखो क्वेश्चन नंबर 5, a steamer traveling in a river moves from P to Q downstream in 2.5 hours and Q to P upstream in 5 hours. तो देखो P से Q गया और अपस्ट्रीम गया। अपस्ट्रीम जाने का मतलब क्या होता है? रिवर के अगेंस्ट जाना, है ना? x माइनस वाई। तो अगर स्टीमर की स्पीड v है और रिवर की u है तो इस केस में स्पीड v माइनस u होगी। हाँ सर। और q टू p आने में यही स्पीड v प्लस u हो जाएगी। इतना तो मालूम है, स्कूल में पढ़ते थे हम लोग। तो v मैंने क्या लिखा है? स्पीड ऑफ स्टीमर। और u क्या है? रिवर की स्पीड है, आया ना? यहां तक किसी को कोई दिक्कत है? नो सर। P से Q जाने में, अच्छा P टू Q डाउन स्ट्रीम है, सॉरी मैंने गलत लिख दिया। P टू Q डाउन स्ट्रीम है तो प्लस, और Q टू P अप स्ट्रीम है तो माइनस। तो P टू Q डाउन स्ट्रीम जाने में 2.5 आवर लगता है। तो मान लेते हैं हम लोग ये डिस्टेंस x है। सो x अपॉन v प्लस u इज 2.5 आवर्स और Q टू P that is x upon v minus u is 5 hours। ये दोनों इक्वेशन समझ में आया मैंने कैसे लिखा? यस सर। यस सर। If
monsoon speed of river flow get doubled. Find the new time taken by steamer to go from P to Q and Q to P. तो अब अगर रिवर की स्पीड डबल हो जाए तो यही दोनों टाइम कितना होगा, ये हमसे पूछा है। क्या पूछा है ये समझ आया? तो पार्ट ए में पूछा है डाउन स्ट्रीम में। तो डाउन स्ट्रीम में हमारा टाइम अब हो जाएगा x अपॉन v प्लस 2u। रिवर की स्पीड अब डबल हो गई है तो u का 2u हो गया है, तो यहाँ पर v प्लस 2u होगा तो कितना टाइम होगा ये ढूंढना है। और b पार्ट अप स्ट्रीम में मुझे ढूंढना है, तो अप स्ट्रीम में ये टाइम हो जाएगा x अपॉन v माइनस 2u। तो क्या ढूंढना है ये समझ आया? What is to be calculated and what is given to us? At least इतना समझ आया? बोलो। Yes sir. ठीक है। Yes sir. अब क्या करो, इन दोनों को डिवाइड कर दो। इन दोनों को डिवाइड कर देंगे हम, तो हमें मिलेगा v माइनस यू अपॉन v प्लस यू is 1/2. So 2v minus 2u is equal to v plus u. So v is equal to 3u. ऐसा मिल गया? ऐसा मिला? यहां तक कोई दिक्कत किसी को? अब अगर मैं v को 3u लिख देता हूं किसी एक इक्वेशन में, 1 में या 2 में, मान लो 1 में ही लिख दिया v को 3u, तो यहां से मुझे मिल गया x अपॉन 4u इज 2.5 और यहां से मिल गया मुझे x अपॉन 2u इज 5। यही मिल गया ना? मैंने कुछ नहीं किया, v को 3u पुट किया इन दोनों में। So equation 1 can be rewritten like this. Equation 2 can be rewritten like this. Am I clear to you? Yes, sir. Now coming to what is to be calculated. Now this is to be calculated. तो यहाँ x की जगह x, v मेरे पास है 3u के बराबर, तो 3u plus 2u 5u हो गया। x अपॉन u 10 है, यहाँ से दिख रहा है x अपॉन u इज 10। यहाँ से या यहाँ दोनों में से किसी एक से हम कह सकते हैं x अपॉन u इज 10। तो x अपॉन u इज 10 है अगर, तो ये हो गया 10 अपॉन 5 दैट इज 2r। ये हो गया मेरा फर्स्ट का आंसर। इसी तरह इसमें v is 3u, so 3u minus 2u u, तो ये हो गया x upon u and x upon u is 10, तो ये हो गया 10r। आया समझ में दोनों का आंसर? सर आपने 2u क्यों रखा है? सॉरी, आपने 2u क्यों लिखा है वहाँ पे v minus 2u? 2u क्यों लिखा है? हाँ क्वेश्चन तो क्वेश्चन पढ़िए में क्या लिखा है। ड्यू टू मॉनसून इफ स्पीड ऑफ रिवर गेट्स डबल। क्वेश्चन अटेम्प्ट करके आओगे तभी समझ आएगा ना। क्वेश्चन पहली बार पढ़ रहे हो इसलिए नहीं पता है। क्वेश्चन नंबर 5 में क्या लिखा है? इफ स्पीड ऑफ रिवर गेट डबल then we are supposed to find time taken in downstream journey and time taken in upstream journey. So in place of u, now it becomes 2u. Am I clear to everyone? Yes sir. Yes sir. Erase करूं? Sir. Sir, can we take river speed as acceleration? River speed as acceleration. Is it given in the question? No, I just wanted to ask. No, how you can take a speed as an acceleration? Does it make any sense?
Speed is another physical quantity, acceleration is another physical quantity. So why do we take speed as an acceleration? Okay, sir. Thank you. इरेज कर दूं? हाँ सर। चलो, तो अब हम लोग सिलेबस को आगे बढ़ाते हैं, थोड़ी नई चीज पढ़ते हैं. So next heading is motion under gravity. So next heading is motion under gravity. चलो, लिखने का काम बाद में, सब लोग ध्यान से सुनो. कहानी कुछ ऐसी है कि अगर हम ग्राउंड से किसी ऑब्जेक्ट को सर्टेन स्पीड u से ऊपर की ओर थ्रो करें, तो ये ऐसे जाएगा और फिर ऐसे वापस आ जाएगा, है ना? इसी लाइन में वापस आएगा. मुझे आपको समझाना है, इसलिए मैंने बगल में डाउनवर्ड जर्नी का एक लाइन बनाया. अदरवाइज इट विल कम डाउन along the same line, isn't it? Yes, sir. एक पत्थर को मैं ऊपर थ्रो करूं तो ऊपर जाएगा, फिर ऊपर से नीचे आएगा. ये कौन सा रॉकेट साइंस है? अब किसी पत्थर को मैं ऊपर फेंकता हूं तो वापस नीचे क्यों आता है? Acceleration due to gravity. Gravitational force. ग्रेविटी किसको कहते हैं? Force applied on a object by Earth. So force applied on an object by Earth कितना होता है? 9.8 न्यूटन. 0.8 meters per second. 9.8 न्यूटन. नहीं, आप तो एक्सेलरेशन की बात करो. इसी को वेट ऑफ ए बॉडी कहते हैं ना. तो इस पूरे प्रोसेस में ऑब्जेक्ट पर एक फोर्स, उसका वेट स्मॉल m into g नीचे की ओर एक्ट कर रहा होगा. Yes, sir. So force is equal to mass into acceleration. तो हम इस पूरे प्रोसेस में हम क्या क्या कह सकते हैं? पहला तो मोशन वर्टिकल डायरेक्शन में हो रहा है, दैट इज y के अलोंग हो रहा है. इस मोशन में इनिशियल वेलोसिटी अलोंग y u है ऊपर की ओर, तो लेट इट बी प्लस u. अपने मन से कोई एक डायरेक्शन पॉजिटिव, कोई एक नेगेटिव. तो अपवर्ड डायरेक्शन को हम पॉजिटिव कहते हैं और डाउनवर्ड डायरेक्शन को हम नेगेटिव कहते हैं. We can take other way around also, but कोई एक कन्वेंशन फॉलो करते हैं. तो इनिशियल वेलोसिटी इज प्लस u. कोई दिक्कत? इस पूरे प्रोसेस में एक्सेलरेशन कितना होगा? 9.8. 9.8 न्यूटन. कितना होगा और किधर होगा? नेगेटिव डायरेक्शन में 9.8. 9.8 को छोड़ो, g होगी और डाउनवर्ड होगी. डाउनवर्ड. तो एक्सेलरेशन इज माइनस g, isn't it? इस पूरे प्रोसेस में डिस्प्लेसमेंट कितना होगा? 0. कहां से शुरू किया वहीं पहुंच गया, तो डिस्प्लेसमेंट इज 0. अभी तक मैंने जितना लिखा, इसमें किसी को कोई दिक्कत है?
सर वो यूजी क्या है? फर्स्ट में वो यूजी क्या लिखा है? मतलब क्या वाई के बाद एरो डाला है। हाँ यूजी। u का सबस्क्रिप्ट है y, दैट इज इनिशियल वेलोसिटी अलोंग y डायरेक्शन इज प्लस u, acceleration along y direction is minus g, displacement along y direction is 0. ओके सर। सर आपने जो पहले और दूसरे में लिखा मतलब ये मतलब पहला मतलब यू नीचे y इज इक्वल टू प्लस यू जो आपने लिखा वो वापस समझा सकते हैं क्या? क्या सर आपने जो पहले लिखा यू नीचे यू उसको सब्सक्रिप्ट y एरो प्लस यू लिखा ना आपने, वो मुझे नहीं समझ आया। प्लस यू मीन्स पॉजिटिव डायरेक्शन में है, प्लस मतलब कुछ नहीं। ओके। प्लस जस्ट अपवर्ड डायरेक्शन, पॉजिटिव डायरेक्शन में, इसलिए प्लस है। ओके सर। और कुछ? और बोलो, और किसी को कुछ पूछना है? नहीं। तो सबसे पहले हम लोग ढूंढने की कोशिश करते हैं कि इस पूरे प्रोसेस में टाइम कितना लगा। तो A is time of flight. So इस पूरे प्रोसेस में एक्सेलरेशन कांस्टेंट है। So this is an example of motion with constant acceleration. And for motion with constant acceleration, we have an equation s is equal to ut plus half at square. So displacement along y is initial velocity along y into t plus half acceleration along y into t square. Value put कर दीजिए। Displacement 0, initial velocity u into t, acceleration is minus g, so minus half g into t square. तो 2 LCM ले लिया, 0 is equal to 2 ut minus gt square, तो 0 is equal to t common, 2u minus g into t। यहाँ से मुझे t की दो वैल्यू मिली, एक t is equal to 0 और दूसरा t is equal to 2u upon g, है ना? So these are two times at which object was on the ground. First, in the beginning of motion, that is t equal to 0, and second 2u by g. मतलब यहाँ से यहाँ आने में टोटल टाइम 2u by g लगा। तो ये हमारा फॉर्मूला हो गया टाइम ऑफ फ्लाइट का 2u by g। मोशन अंडर ग्रेविटी का ये पहला फॉर्मूला टाइम ऑफ फ्लाइट इस पर्टिकुलर केस में 2u by g होगा। कोई दिक्कत? सर आप फिर से रिपीट कर सकते हो? क्या रिपीट करूं? सर टाइम ऑफ फ्लाइट। टाइम ऑफ फ्लाइट क्या है? बोलो। टाइम ऑफ फ्लाइट का मतलब क्या है पहले ये बताओ, फिर मैं रिपीट करता हूँ। बॉडी को एट अ पर्टिकुलर लेवल ऊपर फेंकेंगे तो जितना टाइम लग रहा है उसको टाइम ऑफ फ्लाइट बोलते हैं। किस चीज में टाइम लग रहा है? नीचे आने में। इस पूरे मोशन में जितना टाइम लगा, तो इस पूरे मोशन में ये ऊपर गया फिर नीचे आया, तो टोटल डिस्प्लेसमेंट 0 है। Throughout the motion, acceleration is acting in downward direction only, and value is g, so acceleration along y is minus g. Initially, it was given a velocity u in upward direction, so initial velocity u. फिर फॉर्मूला लगा दिया s is equal to ut plus half at square और t की वैल्यू कैलकुलेट कर लिया। ओके सर। सर ये जो हमने टी की वैल्यू कैलकुलेट की है, ये टाइम मतलब ऊपर जाने का किया है या नीचे आने का किया है? दोनों मिला के बेटा। ओके सर। डिस्प्लेसमेंट 0 क्या है? ऊपर जाके नीचे आया तब हुआ ना। हाँ सर। तो दिस इज टोटल टाइम ऑफ जर्नी। ओके सर। पक्का?
अब कोई आपसे पूछ सकता है कि इस पूरे प्रोसेस में ग्राउंड से मैक्सिमम कितना हाइट ऊपर गया। तो जब भी ऑब्जेक्ट मैक्सिमम हाइट पर होगा यहाँ पर, उस समय इसकी वेलोसिटी डेफिनेटली 0 होगी, है ना? क्योंकि मैक्सिमम हाइट पर अगर वेलोसिटी होती तो और फर्दर ऊपर जाता ना। ये बात समझ में आ रही है? Yes, sir. Yes, sir. When object is at a maximum height from the ground, at that moment its velocity will be 0. So, Yes, sir. maximum height को हम कह सकते हैं कि maximum height is nothing but displacement along y. At the moment velocity along y becomes 0, isn't it? Maximum height is nothing but displacement along y. At the moment velocity along y becomes 0. सर आप ये वाला जो लिखे हो मैक्सिमम हाइट के नीचे एक बार एक्सप्लेन कर सकते हो फिर से? क्या सर ये मैक्सिमम हाइट के नीचे जो लिखा है वो एक्सप्लेन कर सकते हो? अरे वही बोला मैं, मैक्सिमम हाइट कैपिटल H इज इक्वल टू डिस्प्लेसमेंट along y sy when velocity along y equals to 0. Am I clear? Am I clear to you? Yes, sir. Maximum height means the displacement when its velocity becomes 0. So हम लोग यूज कर सकते हैं v स्क्वायर इज इक्वल टू u स्क्वायर प्लस 2as। नाउ vy तो हो गया 0, uy हो गया u स्क्वायर, ay इज माइनस g, sy इज h। तो यहाँ से मैक्सिमम हाइट की वैल्यू मिल गई u स्क्वायर। दिस इज द सेकंड फार्मूला in this particular topic. मैक्सिमम हाइट इज u स्क्वायर। मैं करता हूँ। अब इसको कॉपी कर लो जरा सा समझ के। थोड़ा बहुत कहीं कैलकुलेशन में नहीं समझे होगे तो कॉपी करते वक्त हो सकता है समझ जाओ। सर टाइम ऑफ लाइट में लास्ट स्टेप में टाइम 0 कैसे हुआ? अरे a into b equal to 0 means a is 0 और b is 0। ओ भाई साहब सर नहीं समझा। एकदम छोड़ो उसको, वो जो लिखा उसको भूल जाओ। मैं पूछ रहा हूँ अगर कहीं एक्सप्रेशन तुम्हें मिला a into b equal to 0, what does it mean? Both are, one of them is 0. Means either a is 0 or b is 0. Yes sir. So similarly, अच्छा हाँ। this much is 0 means one solution is t is 0, another solution is this entire expression is 0. When this Yes, entire sir. expression is 0 means t is 2u by j. Yes sir. सर वो थर्ड स्टेप समझ में नहीं आया। टाइम ऑफ फ्लाइट थर्ड स्टेप आया ना 2ut माइनस gt स्क्वायर, वो कैसे आया? 2 LCM ले लिया फिर क्रॉस मल्टीप्लाई किया। अच्छा हाँ सर।
थोड़ा तो बेटा दिमाग पे जोर डालो, ऐसे स्पून फीडिंग करोगे तो। सर ये सब मोशन अंदर ग्रेविटी के फॉर्मूलेज है, मतलब टी एच वो सब के फॉर्मूले आपने किए ना डिराइव। हाँ ओके सर। सर हम लोग यहाँ पे जी का वैल्यू ले सकते हैं, मतलब फॉर्मूला लिखते समय जी का वैल्यू डाल सकते हैं। क्या बोल रहे हो? समय सर जी का वैल्यू डाल सकते हैं। हाँ हाँ, जैसे जी 2 का के वैल्यू ऊपर डाल सकते 9.8। हाँ हाँ, क्वेश्चन में जब न्यूमेरिकल पूछेगा तो जी का वैल्यू डाल सकते हैं। अभी सॉल्व करेंगे एक दो प्रॉब्लम तो आपको समझ आएगा जी का वैल्यू डाल सकते हैं। सर ये जो हम लोग ने पहला इक्वेशन डिराइव किया वो टोटल ऊपर से जाने के बाद नीचे आने तक का है कि खाली ऊपर तक जाने का है? डिस्प्लेसमेंट जीरो खाली ऊपर तक जाने में होगा या ऊपर से नीचे आने के बाद होगा? ऊपर से नीचे आने के बाद। थैंक यू सर। इरेज करूं? यस सर। एक चीज ध्यान से देखो जरा सा साहब, वो तो मुझे अभी काइनेमेटिक्स चैप्टर पढ़ाना है इसलिए ऐसे बताया, अदरवाइज ये टाइम ऑफ फ्लाइट और ये मैक्सिमम हाइट ये आप ओरली भी बता सकते थे। ठीक है, तो जस्ट एक अल्टरनेटिव अप्रोच देखो, समझ में आया तो ठीक, नहीं आया तो भी ठीक, वैसे आ जाएगा। तो जो सुनो इधर मेरी बात, इसको मैं मान लो पॉइंट ए कहता हूं और हाईएस्ट पॉइंट को पॉइंट बी कहता हूं। तो स्कूल में लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी पढ़े हो? यस सर। हाँ सर। एनर्जी एट ए इज इक्वल टू एनर्जी एट बी बोल सकते हैं? यस सर। ए पर केवल काइनेटिक एनर्जी है हाफ mu स्क्वायर। यस सर। और बी पर काइनेटिक जीरो है, केवल पोटेंशियल है mgh। यस सर। तो यहाँ से h मिल गया u स्क्वायर बाय 2g। आया समझ में? हाँ। मेरी बात समझे कि नहीं? यस सर। यस सर वापस से रिपीट। सर क्लियर ही नहीं दिख रहा है।
फिर से देखो मैंने क्या कहा। मैंने कहा ग्राउंड पर एनर्जी और मैक्सिमम हाइट पर एनर्जी इक्वल होगी, हाँ या ना? नहीं सर। लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी स्कूल में पढ़े थे? हाँ सर पढ़े थे। यस सर। पॉइंट ए पर एनर्जी कितनी है? केवल काइनेटिक एनर्जी है, काइनेटिक एनर्जी। पॉइंट बी पर स्पीड 0 है, केवल पोटेंशियल एनर्जी है mgh। हाँ सर। तो यहाँ से h मिल गया u²/2g। यस सर। काइनेमेटिक्स से भी यही मिला था। हाँ सर। और ऐसे भी यही मिला। दूसरा सेम कहानी टाइम ऑफ फ्लाइट के लिए भी देखो। न्यूटन सेकेंड लॉ मालूम है? यस सर। क्या होता है? F is equal to ma। F is equal to ma। So the rate of change of momentum is directly proportional to the force applied। बहुत बढ़िया। तो फोर्स इज रेट ऑफ चेंज इन मोमेंटम, है ना? यस सर। F is equal to ma। मोमेंटम किसको कहते हैं? मास Sir, mass into velocity। मास इनटू वेलोसिटी। मास इनटू वेलोसिटी। वेरी गुड। तो जो तुम लोग बताए हो वही मैं भी कह रहा हूँ। फोर्स इज इक्वल टू रेट ऑफ चेंजिंग मोमेंटम, ऐसा होगा? यस सर। तो इस पूरे प्रोसेस में फोर्स कितना लग रहा है? mg लग रहा है? हाँ सर। यस सर। किधर लग रहा है? नीचे? यस सर। नेगेटिव। तो यहाँ यस सर। फोर्स इनटू टाइम इज इक्वल टू चेंज इन मोमेंटम। तो इस पूरे प्रोसेस में इनिशियल मोमेंटम mu ऊपर की ओर था। इस पूरे प्रोसेस में इनिशियल मोमेंटम mu ऊपर की ओर होगा और जब ग्राउंड पर पहुंचेगा तब भी इसका मोमेंटम mu नीचे की ओर होगा। यस ग्राउंड पर Yes, पहुंचेगा तो लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी से सेम स्पीड होगी, यस सर। पर डायरेक्शन नीचे की ओर होगा। यस सर। तो चेंज कितने का हुआ? 0। गुड। गधे। कोई वैल्यू -5 से +5 +5 से -5 हो गई तो चेंज कितने का हुआ? 2 mu। हुआ सर हुआ। हाँ हुआ। कितने का हुआ? 2 ma। -2 -2 mu। mu। चेंज इज फाइनल माइनस इनिशियल। तो फाइनल इज -mu, इनिशियल इज +mu। तो चेंज इज -2 mu, आया ना? हाँ सर। और फोर्स कितना है? mg। किधर लग रहा है? नीचे की ओर। तो नीचे का डायरेक्शन नेगेटिव -mg। तो -mg इंटू t इज -2 mu। तो यहाँ से भी मिल गया टाइम ऑफ फ्लाइट इज 2u/g। ये भी एक अल्टरनेट एनर्जी मेथड है जो कॉमन सेंस है इसलिए बता दिया, अदरवाइज इस चैप्टर में जो मैं सिखाया था उसी की जरूरत है, बट मुझे लगा तुम लोग सीख लोगे इसलिए बता दिया, क्योंकि तो इसमें कुछ बहुत ज्यादा फिजिक्स इन्वॉल्व नहीं है, कॉमन सेंस है, 9-10 तक पढ़े हो वही है। ठीक है, तो अगर समझ आ रहा है तो लिख लो, नहीं तो छोड़ भी सकते हो। समझा मेरी बात? यस सर। तो इसको तुम लोग नोट 1 में अल्टरनेट मेथड लिख के लिख सकते हो, अल्टरनेट अप्रोच।
इरेज करूं? हाँ सर कर दो। सर 1 मिनट। सर ये सब जो फॉर्मूलेज है इसके डेरिवेशन भी याद रखना होता है हमें? हाँ, फॉर्मूला बेस्ड क्वेश्चन कोई नहीं पूछेगा। फॉर्मूला में वैल्यू पुट करके आंसर निकालना कोई काम नहीं है, ये फालतू काम है। इससे केवल यही चेक होगा कि आपको एडिशन, सब्ट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन, डिवीजन आता है कि नहीं। तो डेफिनेटली आईआईटी आपका ये मल्टीप्लिकेशन स्किल नहीं चेक करने वाला है, इसीलिए फॉर्मूला बेस्ड क्वेश्चन कोई नहीं पूछेगा। बट उस फॉर्मूला को डिराइव करने के पीछे जो कॉन्सेप्ट लगा हुआ है उसको समझना जरूरी है। इसीलिए कभी भी अपने दिमाग पर ये मत सोचो कि केवल फॉर्मूला लिख देते हैं, डेरिवेशन को छोड़ देंगे तो काम चलेगा, ऐसा नहीं है। वो स्कूल में बोर्ड में ऐसा चला करता था, ठीक है? ओके सर। इरेज करूं? यस सर। अब देखो इक्वेशन लिखो, चलो तो उससे समझ में आएगा। वो मैं ऐसे तो नहीं लिखा था, बट ये बोली फॉर्मूला डेरिवेशन, तो मैंने कहा देखो क्यों फॉर्मूला से ज्यादा इंपॉर्टेंट डेरिवेशन है। लिखो क्वेश्चन। अ बॉल इज थ्रोन वर्टिकली अप, a ball is thrown vertically up from the ground with a speed 20 meters per second. Full stop. Find the time duration for which object will be at a height greater than 15 meters from the ground. At a height greater than 15 meters from the ground. सर क्या है, 9.8 या फिर 10 ले? लिखा रहा हूं ना। टेक g is equal to 10 meter per second square. सर स्टार्टिंग का पार्ट एक बार रिपीट कर सकते हो क्वेश्चन का? A ball is thrown from the ground with a speed 20 meters per second in vertically upward direction. Find the time duration for which it will be at a height greater than 15 meters from the ground. समझ आया क्वेश्चन? टेक g is equal to 10 meter per second square.
सर हाँ 1 सेकेंड है आंसर। पता नहीं, मैंने यूं ही दिया, नहीं शायद 1 नहीं होगा। कितना वैल्यू क्या क्या दिया था मैंने? उसकी स्पीड 20 मीटर्स पर सेकेंड होगी। हाँ हाँ। और टाइम ड्यूरेशन फॉर विच द ऑब्जेक्ट विल बी एट अ हाइट ग्रेटर देन 15 मीटर फ्रॉम द ग्रेटर देन ग्राउंड। 15 मीटर। 2 मिनट तो बता देता हूँ। हाँ अब बोलो क्या आंसर आया? 1 सर सेकेंड। 3 आ रहा है। नहीं 3 रॉन्ग है। सर 1.5 रॉन्ग है। 1 सेकेंड। सर 2 रॉन्ग है। 2 सेकंड्स। सॉरी 2 सेकंड्स। 2 सेकेंड सही है। कैसे हुआ 2 सेकेंड्स? सर 20 इज इक्वल्स टू 20t प्लस हाफ। पहले तो v स्क्वायर इज इक्वल्स टू u स्क्वायर प्लस 2s से मैंने s निकाला जो ग्रेटर देन 15 आ रहा है। 20 मीटर आ रहा है वो 20 सर। मीटर्स आ रहा है। हाँ 20 मीटर आया, फिर उसको हाँ उसका 2 सेकंड्स आ रहा है सर। हाँ फिर वो मतलब 2 क्वाड्रेटिक बन के seconds। 2 सेकंड आ रहा है। ठीक है, और कोई? एक्सक्यूज मी सर। या हाँ सर 2 सेकेंड आया। सर पहले सर मैंने सर वेलोसिटी निकाला जब सर वो 15 मीटर अबव द ग्राउंड है, फिर सर उधर से टाइम कैलकुलेट किया है। ठीक है, अब सुनो मेरी बात। इसको u स्पीड से ऊपर की ओर थ्रो किया तो ये ऐसे ऊपर जाएगा फिर नीचे आएगा। हम लोगों से पूछा है 15 मीटर से ऊपर कितनी दूर तक था, ठीक है? तो 15 मीटर वाले हाइट को ये 2 बार क्रॉस करेगा, once while going up and again further while coming down होगा। तो अगर एक बार t1 टाइम पर यहाँ पर है और दूसरी बार t2 टाइम पर यहाँ पर है तो ये t2 माइनस t1 टाइम तक ये 15 मीटर से ऊपर था, आया ना? यस सर। हाँ सर। So initial velocity u is plus 20, acceleration a is minus g, that is minus 10 meter per second square, and displacement is 15 meter. मतलब 15 मीटर पर कब है ये मैं जानने की कोशिश कर रहा हूँ। तो अब मैं डिस्प्लेसमेंट 15 मीटर कैसे आया? s is equal to ut plus half at स्क्वायर में s की जगह 15 पुट किया, u की जगह 20 इंटू टी माइनस हाफ इंटू 10 इंटू टी स्क्वायर, तो 15 इज इक्वल टू 20t माइनस 5t स्क्वायर, तो 3 इज इक्वल टू 4t माइनस t स्क्वायर। तो इसको इधर ले जाओ, तो t स्क्वायर माइनस 4t प्लस 3 दिस इज इक्वल टू 0। तो इसमें तो मुझे दिख ही रहा है कि टाइम t में क्वाड्रेटिक है। 3 and 1। एक t की वैल्यू है 3 सेकेंड, 3 और 1। एक टाइम की वैल्यू आ गई 1 सेकेंड और दूसरे टाइम की वैल्यू आ गई 3 सेकेंड।
मतलब इस 1 सेकेंड पर ये यहाँ था, t इक्वल टू 1 सेकेंड पर यहाँ था, और दूसरी बार t इक्वल टू 3 सेकेंड पर यहाँ है। मतलब इसके बीच में 3 माइनस 1 2 सेकेंड तक ये 15 मीटर से ऊपर था। आया समझ में? सर डिस्प्लेसमेंट 15 कैसे आया वो मुझे नहीं समझा। हाँ बोलो, क्या नहीं समझा? डिस्प्लेसमेंट 15 कैसे आया? मैंने निकालने की कोशिश करी कि ग्राउंड से 15 मीटर ऊपर किस टाइम पर था। क्वेश्चन लिखा है आपने? यस सर। क्या लिखा है उसमें? Find the time duration for which the object will be at a height 15 meters above the ground. At a height 15 मीटर above the ground. तो 15 मीटर पर जिस टाइम पर होगा उसके बीच के टाइम पर उससे ऊपर होगा। हाँ सर। तो 15 मीटर पर किस किस टाइम पर है वो ढूंढ लिया। हाँ। उन दोनों का डिफरेंस मेरा आंसर होगा। हाँ सर। सर ये v इज इक्वल्स टू जी इंटू टी वाले फॉर्मूला से भी हो सकता है ना? किससे? v इज इक्वल्स टू जी इंटू टी। v इक्वल टू जी इंटू टी, ये क्या होता है? फॉर्मूला है सर। कौन सा फॉर्मूला है? मैंने नहीं पढ़ा बेटा। v इक्वल टू जी इंटू टी कौन सा फॉर्मूला है? सर 9th में एक बुक में था। अरे बुक में था, ये सब था, छोड़। तुम व्हाट यू फील बाय सेइंग v इक्वल टू जी, तुम्हें क्या मालूम है ये बताओ। बुक में क्या था छोड़ दो, बुक में जो होगा वो तुमने सही से नहीं समझा होगा, इसलिए ऐसी बातें कर रहे हो। v इक्वल टू जी इंटू टी जो आप बोल रहे हो उससे क्या समझे तुम? ये फॉर्मूला क्या है? क्या बुक में था उसको छोड़ दो, जो बुक में था और समझे हो तो बताओ। मैं नहीं समझा सर। हाँ तो वो कुछ और था। हो गया? आगे बढ़े? यस सर। इसी क्वेश्चन को करने का एक दूसरा तरीका देखो। इसको ऐसे भी सोच सकते हैं, इसको इरेज कर दो। यस सर। ये T1 T2 आप लोग दोबारा से ड्रा करना, मैं यहाँ इरेज करना। अगर मुझे किसी तरह ये पता चल जाए कि यहाँ पर इस पार्टिकल की वेलोसिटी कितनी है, जैसे मान लो v है, तो अब अगर मैं फॉर्मूला लगाऊंगा तो यहाँ से दोबारा यहाँ आने पर जो टाइम लगेगा वही हमारा आंसर होगा। और वो फॉर्मूला मैंने अभी डिराइव किया था, टाइम ऑफ फ्लाइट टू u बाई जी। समझ रहे हो? तो अगर मैं इस ग्राउंड को समझ लूं कि 50 मीटर ऊपर है तो यहाँ पर वेलोसिटी v है, तो यहाँ से ऊपर जाके यहीं पर आने में जो टाइम लगेगा उतने ही टाइम तक ये 15 मीटर से ऊपर था। आया ना? हाँ। तो अगर इस पॉइंट पर मुझे v मिल गया तो v2 इंटू v बाई जी हमारा आंसर होगा। अब इस पॉइंट पर v निकालने के लिए पॉइंट a और b पर हम लिख सकते हैं v स्क्वायर इज इक्वल टू u स्क्वायर प्लस 2as।
u is 20 मीटर पर सेकेंड, तो 20 स्क्वायर। एक्सीलरेशन इज -g, so -10। s is +15, तो into +15, तो ये हो गया 400 - 300, that is 100। तो v मुझे मिल गया 10 मीटर पर सेकेंड। इस v को यहाँ सब्स्टिट्यूट कर दिया तो आंसर आ गया 2 सेकेंड्स। आया समझ में? यस सर। इरेज करूं? इरेज करूं? हाँ सर। यस। एक और कॉमन सेंस देखो, अभी हम लोगों ने देखा था किसी ऑब्जेक्ट को u स्पीड से मूव करे तो ये ऊपर जाता है और ऊपर जाके फिर नीचे आता है। इस पूरे प्रोसेस में टाइम लगता है 2u/g, ये हम लोग देख चुके हैं। तो इसमें क्या हुआ, a से b गया और b से वापस c आया। कोई आपसे पूछे कि इस पूरे प्रोसेस में अपवर्ड जर्नी में कितना टाइम लगा और डाउनवर्ड जर्नी में कितना टाइम लगा, तो अपवर्ड जर्नी में जो टाइम लगा उसको टाइम ऑफ एसेंट कहेंगे, डाउनवर्ड जर्नी में जो टाइम लगा उसको टाइम ऑफ डिसेंट कहेंगे। तो मान लो किसी ने मुझसे पूछ दिया टाइम ऑफ एसेंट कितना होगा, तो टाइम ऑफ एसेंट मतलब यहाँ तक पहुंचने में, तो वहां तक पहुंचने में फाइनल वेलोसिटी 0, इनिशियल वेलोसिटी +u and acceleration is -g, so v is equal to u plus at, और यही थी मेरा टाइम ऑफ एसेंट होगा। तो 0 is equal to u minus g into टाइम ऑफ एसेंट। तो यहाँ से मुझे टाइम ऑफ एसेंट मिल गया u/g। तो ये कॉमन सेंस है कि ऐसे केसेस में ड्यूरिंग इंटायर मोशन हाफ ऑफ द टाइम इट इज गोइंग अपवर्ड एंड नेक्स्ट हाफ ऑफ द टाइम इट इज कमिंग डाउनवर्ड। So as a theory we must remember that time of ascent is equal to time of descent is equal to total time of flight का आधा equal to u/g। याद रहेगा ये कॉमन सेंस? बोलिए। यस सर। हाँ सर। कॉपी कर लीजिए। सर हाँ सर, ऐसा हो सकता है क्या कि ऑब्जेक्ट को ऊपर जाने में और नीचे आने में डिफरेंट टाइम लगता है? इस केस में ऐसा कैसे होगा? नहीं सर, इस केस में नहीं, पर अगर डिफरेंट केस में, तो जिस केस में होगा उसमें देखेंगे। अभी खत्म नहीं हुई है कहानी, अभी तो शुरू हुई है।
ओके। जैसे इसी बॉल को छत पर से फेंकेंगे तो ऊपर जाएगा, फिर नीचे ग्राउंड तक आएगा, तो हो सकता है ज्यादा टाइम लगे। हो गया सर। सर Next ये question वाले लिखिए। सर ये वाले फॉर्मूला में सर ये वाले बोलिए, फॉर्मूला में इसमें जी हम लोग को नेगेटिव लेना है या पॉजिटिव 10 लेना है या नेगेटिव 10 लेना है अगर हम लोग ए इसको का यूज करेंगे? सुनो, ए को हम लोगों ने माइनस जी लिख लिया है पहले, तब डिराइव किया है। यस सर। मतलब जी का साइन हैज ऑलरेडी बीन टेकन केयर ऑफ, तो हम लोग जी पॉजिटिव लेंगे। तो हम लोग जी 10 लेंगे। ओके सर। एक क्वेश्चन लिखिए। सर ये टीडी क्या है? टाइम ऑफ डिसेंट, टीए टाइम ऑफ असेंट, टीडी टाइम ऑफ डिसेंट। एक और क्वेश्चन लिखो। An object is thrown up from the ground with a speed. Can you repeat? सर आप रिपीट कर सकते हो? An object is thrown up from the ground with a speed (20 meters per second). Full stop. Find the time at which it will be at a height half of its maximum height Question A for the first time, question B for the second time. सर जी 10 meters per second हाँ, take square. G 10 meter per second square. सर आंसर 10 मीटर्स है। अरे टाइम पूछा है बेटा, तो 10 मीटर कहाँ से आएगा? सॉरी।
सर 3 सेकंड। सर 1 सेकंड। ए का 1 सेकंड। अच्छा और कोई? सर 1 सेकंड है। 3 सेकंड। नहीं 1 सेकंड सर। अभी मैंने यही वैल्यू दिया बट मुझे नहीं लगता है सही है। देखो इधर कितने स्पीड से थ्रो किया था? 20 मीटर पर सेकंड से। तो ये ऊपर जाएगा और फिर नीचे आएगा। मैक्सिमम हाइट कितना होगा? u²/2g 20 meters. 20 meters. 20 that is 20 meter. Yes So sir. half of the maximum height मतलब 10 मीटर पर। तो आपसे पूछा है 10 मीटर पर पहली बार कब है और दूसरी बार कब है? तो पहली बार होगा while moving up और दूसरी बार होगा while coming down। होगा? हाँ सर। तो यही कहानी है। S is equal to ut plus half at square में S की जगह 10, U की जगह प्लस 20, A की जगह माइनस G यानी कि माइनस 10 t स्क्वायर। कुछ ऐसा होगा? तो ये हो गया 10 is equal to 20t minus 5t स्क्वायर। 5 2 जा 10, 5 4 जा 20, ऐसा कुछ होगा। तो t स्क्वायर माइनस 4t प्लस 2 दिस इज इक्वल टू 0। ये टाइम में क्वाड्रेटिक आया? यस सर। क्वाड्रेटिक के जो दो रूट्स होंगे उसी में से जो स्मॉलर वैल्यू होगा वो फर्स्ट का आंसर होगा, जो लार्जर वैल्यू होगा वो सेकंड का आंसर होगा। तो इसका सॉल्यूशन क्या होगा? माइनस बी दैट इज 4 प्लस माइनस अंडर रूट बी स्क्वायर दैट इज 16 माइनस 4ac दैट इज माइनस 8 अपॉन 2a दैट इज 2। So 4 plus minus root 8 by 2, root 8 is 2 root 2, तो ये हो गया 4 plus minus 2 root 2 by 2, तो मेरा आंसर हो गया 2 plus minus root 2 होगा। तो मेरे फर्स्ट का आंसर होगा 2 minus root 2 seconds और मेरे सेकेंड का आंसर होगा 2 plus root 2 seconds। आया ना? Yes, sir. Yes sir. Yes sir. आए समझ में? यस सर। यस सर। मोशन अंडर ग्रेविटी अभी और बचा हुआ है, तो नेक्स्ट क्लास में आगे करेंगे। आज का होमवर्क और असाइनमेंट मैं ग्रुप में पोस्ट कर देता हूँ, ठीक है?
फिर फाउंडेशन में दोनों भेजना। थैंक यू सर। हाँ, दोनों फाउंडेशन में भेज दूंगा। थैंक यू सर। या बाय। थैंक यू सर। हम लोग लीव कर सकते हैं। बाय सर। नहीं